मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एमपीपीएससी जो सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और यूजीसी के लिए तो 110% फ़ायदेमंद है, क्योंकि यूजीसी से यहाँ से प्रश्न आना तय है। कुल टोटल इसमें आज मैं चर्चा करूँगा 50 क्वेश्चन को लेकर, 50 प्रश्नों को लेकर। मैं आप लोगों को बता दूं, हर एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं। मैं उन 4 ऑप्शनों को भी स्पष्ट करूंगा और हर प्रश्न पर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। और आप लोग कॉपी पेन साथ लेकर बैठिएगा। जितनी भी मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं उसको आप नोट करिएगा। आप लोगों को यूजीसी में वो बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। और एमपीपीएससी की क्लासेस डेली चलती है और एनटीए यूजीसी नेट की भी क्लासेस डेली चलती है। यदि आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए इसकी क्लासेस को लेकर या इसके क्वेश्चन पेपरों को लेकर, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से मेरा नंबर लीजिए। आप व्हाट्सअप कर लीजिए या तो मुझे कॉल करके इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लासेस के लिए तो क्लासेस ऑनलाइन है और वो पेड भी है, याद रखिएगा आप लोग। एमपीपीएससी की भी क्लासेस पेड है और एनटीए यूजीसी नेट की भी क्लासेस पेड है। आप लोग देखते होंगे यूजीसी का जो पेपर मैं करवा रहा हूँ तो कुछ वीडियो जो है आप लोगों को मिलती है और वीडियोस नहीं मिल पाती है। इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि कुछ वीडियो को मैं अनलिस्टेड कर देता हूँ, जो पेड वाले बच्चे उनको मिलती है वो वीडियो, ठीक है। और ये वीडियो मैंने पब्लिक किया है, ये सभी को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर पेपर दिसंबर 2009 का, ठीक है। पेपर जो है आपके सामने दिसंबर 2009 का पेपर है समाज कार्य का, एनटीए यूजीसी नेट का। और यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि व्हाट इज़ सोशल केसवर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसे मुझे जवाब बताइए आप लोग, किसने लिखा है। चलिए, तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ व्हाट इज़ सोशल केसवर्क के बारे में, तो मैरी रिचमंड तो आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, मैंने कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों से इसके बारे में, तो आप लोग तुरंत इसका लगा देते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन ए में भी आ रहा है जीआर बनर्जी करके। अभी मैंने जब एमपीपीएससी वालों का सिलेबस बना रहा हूँ या पीडीएफ उनका बना के दे रहा हूँ, तो अब नए सिस्टम से बना रहा हूँ उनकी पीडीएफ। तो उनके पीडीएफ में सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, कुछ किताबों के नाम ऐड कर देता हूँ, है ना। तो आप लोग अगर देखे हैं तो फिर तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो आप इसका सीआर बनर्जी का सोशल केसवर्क के संबंध में एक किताब है, वो आप लोग ध्यान रखना है, सीआर बनर्जी की किताब को लेकर, ठीक है। और आपको अगर मैं एच पार्लियामेंट की बात करूं तो उन पार्लियामेंट की बात सोशल ग्रुप वर्क में इनकी एक अहम भूमिका होती है। प्लस मैं एक बात और बता दूं, ये एच पार्लियामेंट प्रॉब्लम आर अनमेट नीड करके एक किताब है ना, अनमेट नीड करके है। याद नहीं आ रहा है आप लोगों को? यदि नहीं आ रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे नोट डाउन करिएगा। ये समस्या समाधान के उपागम तो बताया इन्होंने। प्लस में अगर जब कभी आपसे प्रश्न पूछे अनमेट नीड करके, अनमेट नीड, अच्छा मैं लिख देता हूँ, आप उसे ध्यान से देख लीजिए। ये रहेगा अनमेट करके, इस तरीके से लिखा रहेगा, और नीड लिख दिएगा, ऐसे लिख देगा। और आप तुरंत कह देना कि ये जो प्रॉब्लम आर अनमेट नीड वाली किताब है ये किसकी किताब है, एच पार्लियामेंट का है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो है एफ बीस्टिक का नाम, जो एफ बीस्टिक जी हैं, इनके बारे में आपको बता दूँ, द केशवर्क रिलेशनशिप के बारे में बात किया है। और आपको मैंने 7 सिद्धांत इसके बताए हैं जो पर्टिकुलर इसने दिए हैं केवल केस वर्क में। अच्छा, केस वर्क में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने एक और नाम सुना होगा, हैमिल्टन जी का नाम सुना होगा, सुना है किसी ने हैमिल्टन जी का नाम? बताइए जरा, गार्टन हैमिल्टन जी का नाम। हाँ, अगर आपने सुना है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। वो भी एक प्रकार से थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके किताब लेकर आए थे, और वो था केस वर्क पर भी। तो जब कभी आपको थ्योरी मिल जाता है तो वहाँ पे लिखा मिल जाएगा सिद्धांत करके हिंदी में, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे आप, यही लगा देंगे, बीस्टिक का ही नाम लगा देंगे। मैं कुछ किताब के नाम और बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट। जैसे गार्टन हैमिल्टन का तो नाम आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सोशल केस वर्क भी आप कह सकते हैं, सोशल केस वर्क भी किताब इन्हीं की है,
ठीक है, तो एक तो गार्टन हैमिल्टन का क्लियर हो गया होगा। दूसरी किताब फ्रिडलैंडर की है, बहुत ही फेमस पर्सन है ये, और ये तो एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाएगा, इसका नाम आएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क के बारे में जाना जाता है। तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं, प्राथमिक प्रणाली को एक डिवाइड में किया और उसके अंतर्गत 3 भाग को लाया, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, और केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, 3 भाग लिया। और जो दूसरे भागों में डिवाइड किया उसको बोला सेकेंडरी, जिसको आप बोलते हो सहायक या गौड़ बोलते हो। तो इसके अंतर्गत भी इसने 3 बातें कही थी, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, समाज कल्याण प्रशासन, सोशल रिसर्च जिसको बोलते हो सामाजिक शोध, और एक था आपका सामाजिक क्रिया जिसको आप कहते हो सोशल एक्शन। तो ये 3 टाइप का आपका दूसरे भाग में भी डिवाइड कर दिया था। किताब की नाम अगर पूछे तो कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ट्रेकर का नाम तो बहुत फेमस है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेकर का भी नाम है। ट्रेकर का नाम आता है सोशल ग्रुप वर्क में जब प्रैक्टिस और प्रिंसिपल काम करवाता है। देखो थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों से, मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस सोशल ग्रुप वर्क की किताब जो है वो ट्रेकर महोदय की है। आपने नाम सुना होगा बर्जाइना करके, ये व्यक्तिकरण जब सिद्धांत बताए जा रहे थे तो अपने कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया था बर्जाइना ने। तो इसकी जो किताब आई थी उसका किताब का नाम रखा गया था द चेंजिंग साइकोलॉजी इन सोशल वर्क। ठीक है भाई, आप इसे ध्यान रखिएगा, इसकी भी किताब, और मुझे नहीं लग रहा है इम्पोर्टेंट ये, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज़ आपकी मर्जी। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं हर्बर्ट बिस्नो के बारे में, तो हर्बर्ट बिस्नो ने अभी अभी आप लोगों को मैंने कल भी बताया था सोशल वर्क फिलॉसफी, समाज कार्य दर्शन के बारे में बात किया है। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। मैं प्रश्न नंबर 2 पे आता हूँ। तो इतने सारे फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बताइए जरा, समझ लीजिए कि यहाँ से ज़रूर एग्ज़ाम में एक प्रश्न आना तय होगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, चलिए एक बात और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। और क्वेश्चन 2 कहता है यहाँ पर मिलान करना है। आप देख रहे हैं एस फ्रायड का नाम, और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एरिक फ्रोम का नाम, इब्राहिम मैस्लो का नाम, एलिजाबेथन हॉरलॉक का नाम देख रहे हैं। बताइए जरा इसका कौन कौन सा सही जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए। ओके, बी, वेरी गुड। अगर आपने यहाँ पर सही सोचा है तो मैं आपको बता दूं एक बात कि जो अचेतन मन यहाँ पर फ्रायड का, अच्छा आपने एक इनकी डॉटर थी, इनके डॉटर का नाम कोई पता है, किसी को पता है? अन्ना फ्रायड नाम उनका, हाँ है ना। अन्ना फ्रायड जो हैं वो अन्ना फ्रायड महोदय, इन्होंने आपको बताऊं ईगो के बारे में बात किया था। ईगो एक प्रकार के ईगो साइकोलॉजी है, अहम मनोविज्ञान है, उसके बारे में चर्चा किया है एना फ्रायड ने। इनकी बेटी का नाम है, ये प्रश्न बनाया गया है यूजीसी में, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा खासकर। और आगे अगर मैं बात करूं तो एरिक फ्रॉम के बारे में अगर चर्चा करूं तो ये स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं। सम्मिलित वाले में ये नाम आएगा, इनके बारे में ज़्यादा थ्योरी व्योरी पढ़ने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अब्राहम मैस्लो को, इन्हीं को इब्राहिम भी कहा जाता है, अब्राहम भी बोला जाता है, मैस्लो का पिरामिड भी बोला जाता है, आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है, आवश्यकताओं का अधिक्रम भी इसी को किताब को बोला जाता है। तो इसके ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एक पिरामिड के माध्यम से 5 भागों में डिवाइड किया था, और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इसका प्रश्न, है ना, अब्राहम मैस्लो का। और मैंने इसकी थ्योरी तो आप लोगों को करवा भी रखा है। ठीक है भाई, अगर इसका लिंक भी चाहिएगा आप लोगों से तो मैं बता दें, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उसे देख लेना। और यही सिमिलर चीज़ें मैंने आप लोगों बताया है DSSB वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप भी वो चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो अब्राहम फ्लैश जो है मैस्लो का जो नाम आता है वो आ जाएगा आपका, इनसे मैच हो जाएगा। और एलिजाबेथन हॉरलॉक आ जाती हैं, वो आपको बता दूं, इन्होंने जब कहा बाल विकास में कहा था एक बात कि शैशवा अवस्था जो होती है वो बार बार रिपीटेशन करती है, और जब इस तरीके की अवस्था रिपीटेशन करती है तो वह प्रक्रिया जो कहलाती है वो बाल विकास की प्रक्रिया में आ जाती है। तो इन्होंने ये छोटी सी बातें बोली थी एलिजाबेथन ने। तो हॉरलॉक एक नाम है, ये आप इसे ध्यान रखिएगा, हॉरलॉक का भी नाम। ये विकास और वृद्धि में काफ़ी पूछा जाता है। तो अगर आप साइकोलॉजी के पेपर देते तो मैं बताता हॉरलॉक के बारे में थोड़ी सी और डीप में जानकारी, बट आपको इतनी जानकारी नहीं रखनी है, सिर्फ इतना जानना है कि एलिजाबेथन हॉरलॉक ने बाल विकास के बारे में बोला है, बस। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग बता रहे थे, और बी ही करेक्ट हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नियतांश प्रतिचयन है। नियतांश प्रतिचयन क्या कहलाता है? अभी आपको ये जानना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाविधि आती है। तो आप तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर आपके पास इग्नू की अगर बुक होगी तो इग्नू के बुक में नियतांश जो प्रतिचयन है उसको साफ शब्दों में लिखा है कोटा। क्या लिखा हुआ है? कोटा सैंपलिंग लिखा हुआ है। तो ध्यान रख, अगर आप इंग्लिश कहोगे दिखाने की तो मैं दिखाऊंगा कोटा ही मिलेगा, ठीक है, इसको कोटा ही बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है? और आप जानते हैं सैंपलिंग इज डिफाइंड एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। ये डिफाइन करता है किसको? किसको डिफाइन करता है कोटा? बताइए जरा। नॉन प्रोबेबिलिटी को, बोलो यस। और जब ऐसी प्रक्रिया में सबसे पहले जब हम किसी समग्र को, किसी समग्र का मतलब होता है संपूर्ण को, वर्ग हो या उपवर्ग में बांट देते हैं, तो ऐसी प्रतिक्रिया में, ऐसे प्रतिचयन में या निदर्शन में हमें आवश्यकता पड़ जाती है कोटा की। हमें आवश्यकता पड़ती है कोटा की। और जब तक आपका उद्देश्य पूरा ना हो तब तक आप करिए कोटा, है ना, तब तक करते रहिए आप। तो इच्छा अनुसार आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो है रिसर्च करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऐसी कंडीशन पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, केवल और केवल आप लगा देना ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जवाब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं उसके बारे में चर्चा आप लोगों से करता चलूँगा, ठीक है। यदि आप इस ऑप्शन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जान भी सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर ये पक्षपात, प्रोबेबिलिटी वाला जो होता है वो पक्षपात रहित होता है ना, आप जानते हैं भली भांति तरीके से। तो इसके अंतर्गत कुछ सैंपलिंग होता है, जैसे अगर मैं बात करूं स्तरीकरण भी होता है आपका, प्लस में अगर मैं बात करूं आप लोगों से सरल दैर होता है। सरल दैर का मतलब होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसका होता है व्यवस्थित एक सैंपलिंग होती है, वो भी इसी के तहत आ जाती है, ठीक है ना। तो दो तीन आते हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये पक्षपात रहित होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है वो पक्षपात पर आधारित होता है, आपको भली भांति तरीके से पता है। एक ऑप्शन ए दिख रहा है अवसरवादी प्रतिचयन को लेकर। तो मैं आपको बता दूं अवसरवादी का मतलब होता है आकस्मिक नमूना। और ये आकस्मिक नमूना तब होता है, सैंपलिंग तब करते हैं जब शोधकर्ता डेटा एकत्र करता है भाई। तो ये बेसिकली बहुत सुविधाजनक तो नहीं आप कह सकते इसको, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है और उसको आपने क्या किया भाई, खड़ा करवा लिया, और खड़ा करा के उससे पूछ रहे हो आप लोग कि भाई जरा डेटा बताइए मुझे, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया में ये बेसिकली यूज नहीं होता है। तो ये अवसरवादी, जहाँ पे आप उसको क्या दे रहे हैं, एक प्रकार से अवसर दे रहे हैं, आकस्मिकता के साथ साथ सुविधा को भी थोड़ा सा रिलेट कर देता है, तो ये अवसरवादी प्रतिचयन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर घनीभूत की अगर मैं बात करूँ तो डेंसी का मतलब होता है, और इसका मतलब होता है घनत्व, एक या एक नमूनाकरण के बारे में चर्चा करूँ तो इसके अंतर्गत आता है। यानी अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें प्रतिपुष्टि की दूरी जो है रिकॉर्ड की जाती है, प्रतिपुष्टि की जाती है इस वाले में, ऑप्शन नंबर डी में। तो जो नितांश प्रतिचयन होता है वो गरीब आदमी का स्तरीकरण का चयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ये बी करेक्ट हो जाएगा। छोटे समूह के स्तर को विभाजित कर दिया जाता है, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सैंपलिंग वगैरह का भी यूज़ कर लेते हो, प्रविधियों का भी यूज़ कर लेते हो, प्रविधि का मतलब होता है मेथड का यूज़ कर लेते हो, तो आपका हो जाता है कोटाकृति दर्श हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलिए मुझे ज़रा बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होना चाहिए, समझते चलिए आप लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए आकलन एवं प्रति जो है प्रायिकता के विज्ञान के रूप में सांख्यिकी का व्याख्या की जाती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक चीज़, देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है, और जब ज्वाइन होते हैं तो मैं हो जाता हूँ डिस्टर्ब थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए यहाँ एक नाम आ रहा है बाउले जी का, और मैं आपको बता दूं ये ऑथर लियोन बाउले हैं। ये महोदय बोलते हैं कि प्रसरण का अनुपात, प्रसरण का मतलब, एक प्रसरण एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा विधि है जो रेशियो में निकालती है, ठीक है, जो रेशियो में निकाल देती है, ठीक है।
तो बावले जी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली अर्थशास्त्री भी हैं और सांख्यिकीय के तत्वों के बारे में जिक्र करते हैं। तो सांख्यिकीय तत्वों के बारे में किसने जिक्र किया है? बावले जी ने जिक्र किया है, ठीक है। और अग्रवाल का नाम देख रहे हैं आप, तो अग्रवाल वो अग्रवाल हैं, ये अग्रवाल सोशल रिसर्च के मेथड बताने वाले अग्रवाल हैं, ठीक है। अग्रवाल स्वीट भंडार आप नहीं समझेंगे, यहाँ पे जो अग्रवाल हैं वो सोशल रिसर्च मेथड वाले अग्रवाल है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये सोशल रिसर्च का पार्ट है, ठीक है भाई। तो इन्होंने मेथड बताया है। और अगर मैं बात करूं फिशर का, तो फिशर का नाम तो आप भली भांति तरीके से जानते होंगे, प्रोफेसर रेनाल्ड फिशर, है ना। जॉर्ज स्टेनेकार ने भी, इनका एक साथ साथ इनके एक सहयोगी थे, मित्र थे, आप ऐसा भी कह सकते हो कि मित्र भी थे। नाम था उनका स्टेनेकार करके, स्टेनेडे लिख दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, स्टेनेडे, ठीक है, स्टेनेडेकर, ठीक है, ये नाम है उनका। और इन्होंने और रेनाल्ड फिशर ने, दोनों लोगों ने मिलकर एफ परीक्षण दिया है, एफ परीक्षण। और वो परीक्षण किस पे आधारित है? आप भली भांति तरीके से जानते हैं, वो परीक्षण पर आधारित है, ये परीक्षण पर ही आधारित है। और परीक्षण में जो है अनुपात निकालता है, तो रेशियो वाला जो मेथड होता है ना, तो ये क्लियर कट में बताता है कि हम मेथड निकालेंगे। तो बावले उतना सफल नहीं हुए थे जितना फिशर सफल हो गए, तो इसलिए फिशर जी हैं, फिशर जी का प्रसरण अनुपात की विधि जो है ये जो है फेमस है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं अपने कॉपी पर, ठीक है भाई। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बोडिंगटन का नाम, तो इन्होंने ही आकलन और प्रायिकता, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, इनके विज्ञानों के रूप में सांख्यिकी के रूप में व्याख्या कर दिया है। और सांख्यिकी और प्लस में अर्थशास्त्र में व्याख्या करने वाले व्यक्ति कौन है? उनका नाम बावले है। और जब इन्होंने प्रायिकता के विज्ञान को और आकलन को सांख्यिकी के रूप में व्याख्या किया, तो उनका नाम क्या था? बोडिंगटन नाम था। क्या नाम था? बोडिंगटन नाम था, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए, मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक PDF भेजा था, आपने अगर देखा होगा तो अच्छी बात है। ज़रा बताइए, क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? जिस बिंदु पर दो अक्ष मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैंने कल बताया है आप लोगों को, शायद आप लोगों ने वो समझा भी नहीं होगा कि ये कहाँ से कहाँ लाइनें खींची जा रही हैं, क्या से क्या हो रहा है ना। ऐसा भी आप लोगों को शायद वहाँ पे फील भी हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। आप भली भांति तरीके से जानते हैं, यह अगर मैं बात करूँ निर्देशांक ज्यामिति की, तो निर्देशांक ज्यामिति में कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया जाता है। इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है द्वितीयक चतुर्थांश, इसको बोला जाता है तृतीयक चतुर्थांश, इसको बोला जाता है फोर्थ चतुर्थांश। परंतु अगर मैं आपसे बात करूं समाज कार्य में, तो समाज कार्य में आप लोग ध्यान रखना, बात होती है रिसर्च में केवल प्राथमिक या प्रथम चतुर्थांश में। केवल अगर मैं इसी को यहाँ पर निकाल कर इस तरीके से लिख दूँ, तो बताइए क्या ये बात सत्य है? इस तरीके से आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बताइए। ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पर बनाया है इस साइड में, इस तरीके से आप देखते हैं, यही सोशल वर्क में यूज़ होता है। तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है, यहाँ पे होता है स्वतंत्र चर। यहाँ पर कौन सा चर होता है? स्वतंत्र चर। और ये स्वतंत्र चर रिप्रेजेंट करता है x को, और ये जो होता है आपका आश्रित चर यहाँ पे होते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करता है y से। और ये लास्ट जो मैंने अभी करवाया है क्वेश्चन पेपर, उसमें शायद ये चीज़ें लिखा भी था कि बताइए आश्रित चर कहाँ पर होता है, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, y अक्ष पर होता है कि x अक्ष पर होता है ना, ऐसे ही लिखा हुआ था। तो आप ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, बातों को। और ये प्रश्न पूछा है कि हाँ, ये प्रश्न पूछा है कि जिस बिंदु पर दो अक्ष मिल जाते हैं। अब इस बिंदु पर देखिए जरा, दो अक्ष मिल रहे कि नहीं? एक तो x मिल रहा है और प्लस में y भी मिल रहा है। और यहाँ पर जब x और y मिलता है तो इसको बोला जाता है मूल, इसको बोला जाता है मूल। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है O बिंदु से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? O बिंदु से। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज होती है डिफाइन करने का। मान लीजिए एक व्यक्ति है, अगर मैं स्पीड के हिसाब से बात करूँ तो स्पीड, अच्छा ये देखो थोड़ा सा डीप में चला जाएगा कोर्स टॉपिक हमारा, है, तो मैं इसको छोड़ता हूँ। मैं अलग से आपको एक क्लास दूंगा, इसको समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है भाई। ये डीप में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर बता दूँ तो ये देखो स्पीड है और यहाँ पे टाइम होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने 5 बजे निकला यहाँ से, ठीक है भाई, 5 बजे निकला और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है। तो एक व्यक्ति 5 बजे निकला है और वो चला है 10 किलोमीटर, और जब वो
5 के जो 1 घंटे बाद यानी 6, ये देखो त्वरित है, एक प्रकार के त्वरण है, त्वरण बढ़ रहा है, ठीक है, त्वरण बढ़ते रहते हैं। तो अगले 1 घंटे में 6 बजे वो कहाँ पहुंचा, वो व्यक्ति वो कहीं नहीं गया था, वो इसी स्थान पे खड़ा था, वो कहीं नहीं गया, तो 6 बजे भी उसी स्थान पे खड़ा था। तो हम इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं, और ये जो डायग्राम है एक प्रकार का रिप्रेजेंट करता है विरामावस्था को। किसको रिप्रेजेंट करता है, विरामावस्था को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लीजिए वो व्यक्ति 6 बजे पहुंच गया, 10 किलोमीटर और बढ़ गया आगे, तो हम 10 पे बना देते। तो इस तरीके से हम बनाते हैं डायग्राम। तो ये जो बनता है एक प्रकार से फिसलन वाली प्रक्रिया, जो मूल बिंदु है वो मूल बिंदु पर कितना अधिक समय, मतलब कितना अधिक या कितना कम समय लेगा पहुंचने के लिए, ये चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में अलग से बताऊंगा, ठीक है। सोशल वर्क का ही पार्ट है, टेंशन ना ले। अगर आप इसे समझ गए डायग्राम को तो आप प्रश्न भी कर लेंगे। तो आप जरा बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। एक्स अक्ष तो होगा नहीं, वाई अक्ष तो होगा नहीं, तालिका मैंने कुछ बनाया ही नहीं, इसमें इस तरीके की तालिका भी बनती है, ठीक है। तो आप जरा बताइए ये मूल होगा कि नहीं होगा, बोलिए जरा, मूल होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी सही मान लिया जाएगा भाई, ठीक है। तो जहाँ पे 2 अक्ष मिल रहे हैं, यही अक्ष के बारे में मैं बात कर रहा था, इस अक्ष के बारे में, ठीक है। तो यह है, ठीक है। सोशल वर्क में केवल जो प्रथम चतुर्थांश होगा उसी के बारे में अध्ययन करना है आप लोगों को, ठीक है। इसी में आ जाता है स्पीयरमैन की कोटि वगैरह, ठीक है। कोटि भी आती है, कोटि एक एक्स होती है, एक वाई होती है, ये बात की बात है। मैं जब इसको करवाऊंगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, इस टॉपिक को जब करवाऊंगा तो इसे मैं क्लियर करवा दूंगा। आगे देख लीजिए, एक है आपके प्रश्न, ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि चतुर्थांश विचलन को डैश भी कहा जाता है। बोलिए जरा क्या बोला जाता है। देखो, चतुर्थांश विचलन के बारे में अगर मैं बात करूं, चतुर्थांश विचलन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो आप लोग भलीभांति तरीके से जानते भी होंगे इसके बारे में। बताइए क्या होना चाहिए। परास तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया, मैंने क्या कर दिया, कोई नंबर दे दिया, और मान लीजिए मैंने नंबर दे दिया इस तरीके का, यहाँ पर अगर आपको लिखता हूँ तो आप ये लिख लीजिए, देखिए 45 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, आपका 52 हो जाएगा, और उसके बाद 53 हो जाएगा, 55 एंड 55 अगेन, 2 बार मैंने 55 लिख दिया। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो 58, कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 62 एंड 80, कोई भी नंबर लिख लेते हैं। तो ऐसे में सबसे हाईएस्ट नंबर आप देखें तो 80 आ रहा है, और सबसे लोवेस्ट नंबर आप देख रहे हैं तो 45 आ रहा है। तो 80 में से अगर आप 45 को लेस करेंगे, जो नंबर आएगा आपके सामने यहाँ पर, ठीक है भाई, वो नंबर कितना आ रहा है आप लोगों को बताइए, 35 आ रहा है ना, 35। तो वह क्या कहलाएगा आपका, बताइए, वो आपका परास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा वो, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। बहुलक का मैंने मतलब हुआ, अब यहाँ पर देखिए इतने सारे नंबर हैं, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हुआ है, 2 बार आया है आपका 55, तो 55 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोड हो जाएगा, यानी बहुलक हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। बिखराव आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। बिखराव एक प्रसरण के वर्गमूल, एक बार प्रश्न आ गया था, लिख दिया था प्रसरण के जो है लिखा हुआ था मानक विचलन, डैश दे दिया था, और ऑप्शन में दिया था प्रसरण लिखा हुआ था, बिखराव लिखा हुआ था, प्रसरण लिखा हुआ था, बहुलक लिखा हुआ था, परास लिखा हुआ था। तो मैं बता दूं, प्रसरण के वर्गमूलों का ये मानक विचलन जो होता है वही बिखराव कहलाता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 2 टाइप का होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन में अगर आप कैपिटल एस लगाएंगे तो इस तरीके का सिग्मा बनाएंगे, अगर स्मॉल एस लगाएंगे स्टैंडर्ड डिवीजन में तो आप इस तरीके का सिग्मा बनाएंगे। तो ये सिग्मा है, आपने ए नुमा बना होता है, ये सिग्मा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टैंडर्ड डिवीजन के ही अंतर्गत आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि बिखराव जो होता है वो प्रसरण के वर्गमूलों का मानक विचलन होता है, वही बिखराव कहलाता है, ठीक है। तो बिखराव बेसिकली काई स्क्वायर के अंतर्गत आता है, और काई स्क्वायर में मैंने कल आप लोगों से एक प्रश्न भी करवाया था कि जहां 2 प्रतिदर्शों के बीच का अंतर जो है सार्थकता से स्पष्ट कर दिया जाए, वो क्या कहलाता है, काई स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी को देखो, लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी वाला, आप ध्यान समझिएगा। इसको बोलते हैं अर्ध अंतः चतुर्थांश परास। अब ये होता क्या है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या करिए, देखिए 1 नंबर को, मैं जो नंबर लिखा मैं उसी नंबर काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल टोटल 9 नंबर दिए गए हैं,
कुल टोटल 9 नंबर दिए गए हैं, है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा, बताइए जरा एक बार, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर सपोज एक और भी नंबर कर लेता हूँ, अगर यहाँ पर मान लीजिए 55 के बाद मैं इक्वल कर देता हूँ 10, ताकि सम संख्या में आएगी तो आप अच्छे समझ पाएंगे। 55 के बाद अगर मैंने 56 कर दिया तो 10 हो जाते हैं, देखो यहाँ पर 10। तो आप क्या करो, 5-5 का कोड बना लीजिए, 5-5 का, 1 2 3 4 5, 5 एक तरफ कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। 5-5 का कोड आपने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब ये जो 5 आपका है शुरुआत का, इसको बोलते हैं लोअर हाफ। इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाफ बोलेंगे, इसे आप नोट डाउन करिएगा। जो लास्ट का यहाँ पे आपने 5 अलग किया है, इसको बोलते हैं अपर हाफ। इसको क्या बोलते हैं, अपर हाफ बोलते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप ये ध्यान से मेरी बात को समझिएगा ज़रा ध्यान से, कि इनमें जो 5 आपने बनाया है, इसका सबसे बीच का नंबर कौन सा है। तो आप देखेंगे 52 बीच वाला नंबर है, बीच वाला सेंटर में नंबर 52 है ना, तो 52 को उठा लीजिए। अब ये जो 52 उठाया है आपने, यही आपका कहलाएगा अर्ध अंता चतुर्थांश परास कहलाएगा, ये है। और इसको डिनोट किया जाता है Q1 से, Q1 से। और यहाँ पर जो 5 है, इसमें का जो सेंटर में उसको उठा लीजिए। तो यहाँ पर सेंटर में आप देखेंगे 58, क्योंकि 55 56 58 62 और 80 है, तो 58 सेंटर में हो जाएगा। तो 58 को यहाँ पर उठा कर रख लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं 58 आया है, ये है आपका Q3, जिसको बोलते हैं Q3। अच्छा, ये जो Q की बात मैं कर रहा हूँ, ये क्वाड्रेंट को ही एक प्रकार से चतुर्थांश के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे चतुर्थांश उसको बोलते हैं Q से, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, लोअर हाफ में जो आया है 52, यही है अर्ध अंता चतुर्थांश। और यही है आपका क्या, जो Q3 आप देख रहे हैं 58, यही है आपका अर्ध अंता चतुर्थांश परास, और यही कहलाता है चतुर्थांश विचलन। ये क्या कहलाता है, चतुर्थांश विचलन कहलाता है, याद रखिएगा ये, ठीक है भाई। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इस वीडियो को देख लेना एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना भाई। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं 7 का। चलिए बताइए जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, एक बार मुझे कंफर्म भी कर दीजिए, आप लोग बता दीजिए एक बार। आ रहा है सर। चलो फिर बहुत अच्छी बात है अजय जी, अगर समझ में आ रहा तो। एक प्रश्न और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। कहता है राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है। गरिमा बताएंगी, बताइए गरिमा जी। ये प्रश्न मैंने अभी हाल ही में करवाया है परिवार को लेकर, जब मैं पढ़ा रहा था MPPSC की क्लास में, मैंने बताया है अभी हाल। भारत हाँ, भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरुआत किया है। और वह कार्यक्रम शुरुआत किया था कब, तो वो शुरुआत किया था 1952 में। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब मुझे ज़रा बताइए आप लोग, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ तक भाई, क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों को। चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा काल क्रमानुसार क्रम लगाइए। तो आप देख रहे हैं निर्धन स्थिति सुधार संघ। तो आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं कहाँ से आ गया ये। भाई कुछ नहीं है, आप इसको बस ध्यान से समझिए। इसको बोला जाता है एसोसिएशन फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द पुअर, ठीक है। तो ये एसोसिएशन है, इसको बोला जाता है निर्धन स्थिति का सुधार संघ बोला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली सामुदायिक सेवा सोसाइटी, जिसको आप बोलते हो CSS। बात समझिएगा ज़रा यहाँ पर, जो बच्चे भाई अभी लास्ट में ज्वाइन किए हैं तो उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, इस वजह से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हुए भी चल रहा हूँ आप लोगों को। तो सामुदायिक सेवा सोसाइटी जो है, ये CSS का गठन हुआ था इसका, और ये गठन किया गया था अप्रैल 1939 में इसका गठन हुआ CSS का। तो कॉपी पर लिख लिया करो आप लोग कि सामुदायिक सेवा समिति आई कब, तो लिख लिया करो कॉपी में 1939 में। तो न्यूयॉर्क के शहर में लाई गई थी, और उस समय गैर सरकारी सामाजिक कल्याण संगठनों के द्वारा से ये किया गया था, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, और यही प्रक्रिया आगे चलकर 1843 में 1843 में 1843 में, ठीक है भाई, सॉरी
पहले थी, ये तो बाद में हुआ ना 1939, ये बाद में हुआ है, ये पहले हुआ था। तो यही जो निर्धन स्थिति सुधार संघ है, ये पहले की स्थिति में अगर मैं आपसे बात करूं तो यह एक प्रकार के आयोजित गरीब की जो स्थितियां थी उसमें सुधार लाने की बात करता था, उसमें सुधार लाने की बात करता था। तो ध्यान रखना, सुधार के लिए जो एसोसिएशन की स्थिति है गरीब कंडीशन में, वो स्थापित की गई है 1843 में। दोबारा से बोल रहा हूँ कि निर्धन स्थिति के सुधार के लिए जो संघ की स्थापना की गई 1893 में की गई है, 1893 में की। न्यूयॉर्क शहर में एक धर्मार्थ संगठन था और उसी के माध्यम से गरीबों की मदद करने के लिए, नैतिक उत्थान करने के लिए जो क्रियाविधि हुई थी, वो क्रियाविधि निर्धन स्थिति सुधार संघ में ही हुई थी, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, 1843 का नाम, 1843 का नाम। तो आगे अगर हम बात करें रामकृष्ण मिशन के बारे में, और रामकृष्ण मिशन आप जानते हैं 1897, किसी किसी बुक में मिल जाता है 96 भी, तो आप 97 भी याद रखें। और जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की है। चैरिटी जो है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है ये। तो मैं आपको बता दूं कि 1869 में आपको ये नाम पता होना चाहिए, रॉबर्ट हेम्फ्रे का नाम। क्या नाम? रॉबर्ट हेम्फ्रे। मैं 69 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बात करूँ 1977 का, जो जिसकी स्थापना 1877 के बात अगर मैं करूँ आप लोगों से 77 की, तो 1877 में हेम्फ्री गुर्टीन का नाम आता था। जो हेम्फ्री गुर्टीन थे, इन्होंने अमेरिका के बेफेलो में क्या स्थापित किया था? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी स्थापित किया था। 1869 में रॉबर्ट हेम्फ्रे ने यूके में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो दोनों वर्ष बता दिया हूँ मैं आप लोगों के लिए, आप इसका ध्यान रखिएगा खासकर। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए श्री निकेतन ग्रामीण पुनर्निर्माण को लेकर, तो इसके बारे में आपको बता दूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी आप नोट करिएगा इस पर इम्पोर्टेंट चीज़ों को। जैसे यहाँ पर 1921 में शांति निकेतन शुरू हुआ है, ना कि ये श्री निकेतन। शांति निकेतन अलग है, श्री निकेतन अलग है। ठीक है भाई, तो शांति निकेतन से 3 किलोमीटर दूर 1921 में क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक ज़मीन खरीदा, एक ज़मीन परचेज किया, और बड़ी मतलब एक प्रकार का फोर्ट था, किला था, मान सकते हो, ऐसा एक बहुत बड़ा घर था, ऐसा भी कह सकते हो आप। और ये 1922 में क्या कर दिया? श्री निकेतन ग्रामीण पुनर्निर्माण की स्थापना कर दी 1922 में। और यही अगर मैं बात करता शांति निकेतन की, तो शांति निकेतन में सबसे पहले जो नाम आता है देवेंद्रनाथ टैगोर का, और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले 1901 में शांति निकेतन को क्या किया था? छोटी स्कूल के रूप में इसको स्थापित किया था 1901 में। ठीक है, 1919 में एक प्रकार से इन्होंने कला भवन की नींव रख दी, और 1921 में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय का एक हिस्सा बन गया था 1921 में शांति निकेतन। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना के बारे में अगर बात हो तो 1903 लगा देना। और अगर मैं आपसे कहूँ, अभी कल शायद सुनीता मैम या संगीता मैम मुझसे पूछ रही थी कि सर बड़ौदा ग्रामीण को लेकर, तो बड़ौदा जो ग्रामीण है वो पुनर्निर्माण कार्यक्रम की है, और वो पुनर्निर्माण कार्यक्रम की आप 1890 याद रखिएगा, वो आपका सही जवाब हो जाएगा 1890 वाला। ठीक है भाई। और यहाँ प्रश्न था श्री निकेतन ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान, तो आप ध्यान रखिएगा 1922 मनोर हाउस में इसको क्या किया गया था? ओपन किया गया था मनोर हाउस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब मैच करके बताइए इसका सही जवाब कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन दिए हुए ABCD करके बताइए। बोलिए। हाँ भाई, मुझे लग रहा है कि आप, हाँ देखिए इस प्रश्न का जवाब आप लोगों का आ चुका है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। और क्वेश्चन नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये आ गया
कह रहा है कि सामाजिक नीति में समाज सेवा को रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। पहले तो आप ये जानिए सामाजिक नीति। देखिए, एक प्रकार से अगर जब मैं कभी बात करूं आप लोगों से तो आप तुरंत समझ जाया करें कि जो सामाजिक नीति और समाज सेवा के रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है, बेसिकली वो आपकी एक सामाजिक कल्याण प्रणाली की ज़रूरतों के रूप में होती है। तो व्यक्ति हो या परिवार हो, उनको सहायता प्रदान किया जाता है। तो ऐसे कार्यक्रम के साथ जैसे स्वास्थ्य की देखभाल की सहायता हो, या आप इसमें कह लीजिए कि सामाजिक कल्याण की प्रणाली हो, या आप कह लीजिए कि आपदा राहत हो, या शैक्षिक सहायता हो, वो सारी की सारी क्रियाविधि शामिल हो जाती है सामाजिक कल्याण की गतिविधियों में। तो एक प्रकार से सामाजिक नीति का ये भी पार्ट बनेगा। सामाजिक नीति की अगर मैं बात करूं आगे, तो यहाँ पे एक सामाजिक क्रिया दिया है। तो सामाजिक क्रिया आप जानते हैं व्यापक लेवल पर होता है, बड़े लेवल पर होता है, और ये थोड़ा सा अलग है। और इसमें मतलब सामाजिक जागरूकता के स्तर को विकसित करने के लिए ये कार्य किए जाते हैं, सामाजिक क्रिया वाला, सोशल एक्शन वाला, है ना। तो ये तो थोड़ा सा अलग है। आप लोगों को मैंने बताया भी है कि प्रचार और प्रसार या विधान के माध्यम से जो क्रियाविधि की जाती है वह एक प्रकार से क्या कहलाता है, सामाजिक क्रिया कहलाती है। ये मैरी रिचमंड ने भी बताया है। ठीक है, समाज सेवा, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। समाज सेवा प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो समाज सेवा प्रशासन, सामाजिक सेवा एक ऐसी प्रशासनिक सामाजिक सहायता है जहाँ पर कार्यों को वितरण के सीधे से या दूसरे माध्यम से वो व्यवस्थित करके एक पर्यवेक्षण करने की क्रियाविधि कर देती है। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि प्रशासनिक सामाजिक सहायता देगा और वो क्या करेगा, सीधे या तो दूसरों के माध्यम से उसे व्यवस्थित करेगा और उसे पर्यवेक्षित करेगा। तो वो ऐसी क्रियाविधि जो होती है वो समाज सेवा प्रशासन होती है। और लोक प्रशासन सामान्य जनता के लाभ के हित के लिए होता है। तो लोक प्रशासन, तो आपको मैं बता दूं कि सामाजिक नीति जो है समाज सेवा को रूपांतरित करने वाली जो प्रक्रिया कहलाएगी वो आपकी लोक प्रशासन कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 10 की निम्नलिखित में से सही अनुक्रम को व्यवस्थित कर लीजिए। एक तरफ आगमन है, संस्थान है, अभिमुखीकरण है, पर संस्कृतिकरण है, कर्मकांड वाद है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है इसने क्रम लगाने के लिए, आप सीक्वेंस लगाना है आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आगमन आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आगमन सबसे पहले आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगमन का मतलब होता है प्रवेश एक प्रकार का। ठीक है भाई, प्राप्त करने के संबंध में होता है आगमन। और अगर मैं बात करूं अभिमुखीकरण का, जिसको आप बोलते हैं ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ये दूसरे नंबर का होगा ओरिएंटेशन। ठीक है भाई, ये कैसे नंबर पर होगा आपका, दूसरे नंबर का हो जाएगा ओरिएंटेशन। ठीक है भाई, तो अब आप इसको चयन करिएगा, मुझे आप लोग मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए कि इनमें से जो क्रमबद्धता से हो। और बेसिकली अगर मैं बताऊं तो एनटीए यूजीसी नेट को यहाँ पर इसको देना ये चाहिए था कि इस प्रश्न का सही क्रम ना पूछकर पूछता है कि इसका क्रम लगाया कैसे गया है सही क्रम से। तो ऑप्शन ए देता, ऑप्शन बी देता, ऑप्शन सी देता, ऑप्शन डी देता। तो इसमें पूछता कि क्रम पहचानो कौन सा सही है, इस तरीके से प्रश्न होता तो फिर ठीक होता। अब ऐसे में तो हमें इन सभी प्रश्नों के बारे में जानना पड़ेगा, इन सब के बारे में। ठीक है, तब जाके हम इनको सही सी क्रम में लगा पाएंगे। तो पहली बात तो आपको ये तय हो जानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पहली चीज़ तो अभिमुखीकरण आएगी, कर्मकांड आएगा, फिर उसके बाद प्रसंस्कृतिकरण आएगा। जो कर्मकांडवाद होता है वो बेसिकली किससे संबंध होता है, किससे रिलेटेड होता है, कोई बता सकता है मुझे? आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में होता है। ये समाज को जो है समाज के जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार करना और उनकी अंतः क्रिया को जानना, वो कहलाता है कर्मकांड। ठीक है, और कर्मकांड वयस्क लोगों के समूह के द्वारा जो है एक प्रकार से आवृत्ति का स्वरूप प्रदान करता है, वो होता है कर्मकांड। तो ये आपका ऑप्शन जो है सेकंड वाला ही सही चलेगा, यही आपका करेक्ट है। और पर संस्कृति ग्रहण का जो मतलब होता है दो संस्कृति की सभ्यता का ग्रहण कर लेना। ठीक है, मतलब और भी संस्कृति को ग्रहण कर लेना। संस्थान का मतलब होता, अगर मैं बात करूँ तो अस्तित्व जीवन में लाना। संस्थान का मतलब होता है अस्तित्व जीवन में लाना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से इसको प्रश्न या तो इसको ऑप्शन में यहाँ पर देना चाहिए 1 2 3 4 करके, तब पूछ लेता। और वैसे मैं आपको बताऊं तो अगर क्रम लगाना है तो आप यही क्रम लगाइए 1 2 3 4 5, इस तरीके से लगाइए और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
बाकी प्रश्नों से इसने इसलिए दे दिया कि भाई अब देखो ये तो हो गया, उसके बाद कौन सा आएगा, आप दिमाग लगाइए, तो इसमें से कोई नहीं होगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ दूसरे, तो यानी इसकी बात कर रहा था, चलो ठीक है, पहले की बात कर लिया इसने यहाँ पर, दूसरे की बात कर लिया यहाँ पर, फिर तीसरे की बात कर लिया यहाँ पर, मतलब देखिए क्या, फिर कर्मकांड, फिर अभिमुखीकरण होगा, फिर संस्थान होगा, फिर पर संस्कृति ग्रहण होगा, मतलब उलट फेर कर रहा है। तो प्रश्न कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत या एरर्स दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, है ना। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होना, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, ये वाला सही होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। चलिए, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में आपको बता भी चुका हूँ कि विवाद, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 2020 में जो प्रश्न हुए थे, लगभग 6 से 7 प्रश्न गलत आए थे यूजीसी के, जो कि आप लोगों को पता है 6 से 7 प्रश्न जो है यूजीसी के क्या हुए थे, गलत हो गए थे, और आप लोग जानते हैं। तो उसी तरीके से भाई यहाँ पर भी प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बन सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई दिसंबर में इसने पेपर लिया होगा तो बहुत अच्छे से पेपर लिया, गलत होने की पूरी संभावना नहीं होती है, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर औद्योगिक विवाद अधिनियम में अगर मैंने आप लोगों को बताया था, एक आपको होता है सामूहिक सौदेबाजी, फिर आपका सामूहिक सौदेबाजी के बाद होता है ऐच्छिक पंच निर्णय, फिर सुलह होता है, फिर मध्यस्थता होता है, फिर अधिनिर्णयन होता है, फिर उसके बाद आपका समझौता होता है, फिर आप कह सकते हो द्विपक्षीय हो सकता है, फिर आप ये भी कह सकते हो कि न्यायालय भी होता है, फिर अनिवार्य जांच भी होती है। तो ये सारे के सारे जो हैं एक प्रकार का, इसका एक प्रकार से समस्याओं का निपटाने करने की क्रियाविधि है। तो अधिनिर्णयन आपका ये होगा पहले, और देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो समझौता होता है, फिर दोनों पक्षों को बात करके संधि करवाने की बात होती है, और यदि यहाँ पर भी सुलह नहीं हुआ तो लास्ट वाली जो प्रक्रिया हो जाती है न्यायालय में चली जाती है। तो इस तरीके की क्रियाविधि जो क्रम चलता है, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा 11 का बी ही करेक्ट हो जाएगा, बी ही जवाब इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वैवाहिक देखो यहाँ पर वैवाहिक स्थिति क्या है, बताइए जरा, जो वैवाहिक स्थिति है वो क्या हो सकती है। देखिए, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि जो वैवाहिक स्थिति होती है, वह अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत देखो एक आंतरिक चर दिया हुआ है, और आंतरिक चर के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं और क्रमिक चर के बारे में चर्चा करूं, संज्ञानात्मक चर के बारे में चर्चा करूं, या अनुपात, तो आपको एक नाम याद आ गया होगा, एस स्टीवंस। याद आया किसी को एस स्टीवेंस का नाम? और इसने 1946 में 4 मापन दिए थे, याद है किसी को? उसी में अगर मैं बात करूं तो जो श्रेणी, मैंने इसी को बोला था श्रेणीबद्ध, अभी मैंने लास्ट वाली क्लास में श्रेणीबद्ध चर करके बताया था आप लोगों को, वही संज्ञानात्मक चर था, वही चर आया हुआ प्रश्न ये। और यहाँ अगर श्रेणीबद्ध की बात होती है ऐसी कंडीशन पर, तो ध्यान रखने वाली बात यह है आप सब के लिए कि वैवाहिक चर में किसी व्यक्ति की नागरिक स्थिति का नाम मात्र गुणात्मक चर हो या संख्या ना पाई जाए, जहाँ पे सुख, भूख, डर, सौहार्द, ज्ञान, उपयोगिता, रचनात्मक, विवाहित, तलाकशुदा, और मतलब कभी शादी ही ना हो, विधवा, इस तरीके की क्रियाविधि जो होती है, एक प्रकार की जो वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करता है, वो आपका संज्ञानात्मक करता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए इस बार दे दिया आपका वैवाहिक, फिर अगली बार हो सकता है विधवा दे दे या तलाकशुदा दे दे, तो भी आप लगा देना संज्ञानात्मक चर को ही, ठीक है, ये हो जाएगा। और नाम मात्र में अगर मैं आपसे बात करूं तो नाम मात्र क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नाम के आधार पर, ये तो इजीली आपको समझ में भी आ रहा होगा, नाम मात्र है ना, यानी नाम के आधार पर हो रहा है, तो वही एक प्रकार के संज्ञानात्मक और श्रेणीबद्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ क्रम सूचक, तो यहाँ पे क्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें अक्सर क्रम के बारे में चर्चा हो रही है, ऑर्डिनल चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है। अनुपात का मतलब होता है रेशियो, जहाँ पर आपने देखा कि राम 60 नंबर पाया है और श्याम 30 नंबर पाया है, तो दुगना यानी रेशियो में रिप्रेजेंट हो रहा है, ये है कि नहीं। मेरा एक प्रश्न ये है आप लोगों से, बताइए जरा, आईक्यू हो या डिग्री हो, ठीक है, या सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट हो, ये किसके अंतर्गत आएगा, कौन से किसके अंतर्गत आएगा, कौन से वेरिएबल, कौन से मापन के अंतर्गत आएगा?
ओके, और भी कोई? तो देखो डिग्री IQ और सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट ऑप्शन ये आपको रिप्रेजेंट करेगा क्रम सॉरी आंतरिक चर को, आंतरिक चर को रिप्रेजेंट करेगा। अजय सर आंतरिक चर को रिप्रेजेंट करेगा ये सभी के सभी, ठीक है। IQ, डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है, यह याद रखिएगा, ठीक है। और जहाँ आप सर से संबंधित एक क्लास हो जाए सर तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये हमारी छूट गई सबसे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं इसकी अलग से भी क्लास आप लोगों को भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, दे दूंगा। तो हाँ, आप इसको ध्यान रखिए, स्टीवेंस ने गुणात्मक चर के अंतर्गत रखा है नाम मात्र और क्रम को। नाम को रखा है गुणात्मक चर में, गुणात्मक चर में नाम को रखा है जिसको नामित बोलते हो, और दूसरे को रखा है क्रमिक को, और मात्रात्मक चर में रखा है अंतराल को और अनुपात को, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, अंतराल और अनुपात को रखा मात्रात्मक, ठीक है। स्टीवेंस, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी, वैवाहिक स्थिति को लेकर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत सेवार्थी को ज़्यादा अच्छे से समझने और सहायता देने के लिए पर्सन इन सिचुएशन पर जोर दिया जाता है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, PE फिट का नाम जानते हो? PE फिट क्या होता है? आपने नाम कभी इसके बारे में सुना? PO फिट के बारे में आपने कभी सुना? PG फिट के बारे में आपने नहीं सुना? जी सर, कभी नहीं। PP फिट के बारे में देखो, ये जानते हैं क्या है? मैं बताता हूँ। ये अप्लाइड बनाया गया है इन्हीं प्रश्नों को लेकर, बात को समझिएगा। तो जब कभी पर्सन के साथ ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट है, पर्सन के साथ इन्वायरमेंट फिट हो जाए, तो कहने का मेरा मतलब ये बन रहा है यहाँ पर कि व्यक्ति के और उसके पर्यावरण को बीच में समन्वय बनाने की बात की गई है, और यह क्रियाविधि देता है पर्सन इन सिचुएशन। तो आपका ये भी सही हो जाएगा। और जब कभी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फिट की बात होती है, तो यानी व्यक्ति और संगठन के फिट की बात कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति संगठन में काम कर रहा है तो वहाँ पर भी उसका सामंजस्य बना रहे, कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए रोजगार की बात कर रहा है, तो पर्सन रोजगार फिट की बात होती है, तो रोजगार यानी जॉब से संबंधित होगा। पर्सन की फिट की बात होगी, यानी व्यक्ति से फिट होने बात हो रही थी, यानी एक वांछनीय व्यवहार की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ सभी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जो पर्सन इन सिचुएशन भी होता है वो व्यक्ति पर ही आधारित होता है, और वो जब व्यक्ति होता है तो यह कारण, ये आप कह सकते हो कि ये व्यक्तिपरक है, ये आप बोल भी सकते हो व्यक्तिपरक है इसका। तो इसका करेक्ट जवाब यहाँ पर दोनों सही हैं, और आर जो है वह सही तरीके से एक ही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन में आप देखिए जरा, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ए आर दोनों सही है और आर एक ही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी वाला। अभी देखो मैंने इसके बारे में भी आपको PDF बना दिया है। अभी मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को जैसे इटावा पायलट की अलग से बनाया था, और भी जैसे कुछ चीज़ें थे, प्रोजेक्ट थे, मैंने आप लोगों को अलग PDF बना के प्रोवाइड करा दिया था, है ना। अब इसके बाद जैसे इस क्लास समाप्त होती तो मैं इसकी भी PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे नागपाड़ा नेबरहुड हाउस, और ध्यान रखना ये नागपाड़ा मुंबई महाराष्ट्र में, समझ लेना। मैं आपको बताता हूँ 1884 में 1984 में तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई। नीलोखोरी की प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो नीलोखोरी जो प्रोजेक्ट है आपको भली भांति तरीके से पता भी होना चाहिए, 1948 में SK देव ने किया था, 1948 में। दिल्ली पायलट प्रोजेक्ट जो है यमुना नदी पर की गई है, आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं, और ये यमुना नदी पर जो किया गया है दिल्ली पायलट प्रोजेक्ट, और ये किया गया था 1958 में, 1958 में। बचा आपके पास इटावा, और ये PDF भी मैंने आप लोगों को दे रखा है, तो आप लोग भी बता सकते हैं, और नहीं तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुन लीजिए। विचार जो आया था वो आया था 1947 में, इटावा जो है पायलट प्रोजेक्ट को विचार जो लाया गया था 1947 में। इसकी सही तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया अल्बर्ट मेयर ने, यूपी के गांव इटावा शहर में। आप ध्यान रखिएगा, ये किसने किया है? अल्बर्ट मेयर ने, USA के रहने वाले, 1948 में। अब क्रम लगा के दिखाइए, ये आपका हो जाएगा 84।
बताइए कौन सा क्रम हो रहा है यहाँ पे सही। सर इटावा सबसे पहला आएगा, डी ऑप्शन सही होगा ना? नहीं, आप सबसे पहले रखिए उसको जो सबसे पहले इनमें से आया है। सबसे पहले आया है इसमें कौन सा, इटावा, तो इटावा को रख लीजिए। उसके बाद कौन सा आया है, बोलिए आप लोग। नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट सर। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो रहा है यहाँ पे तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ एक बात और, ये जो दिल्ली यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग, दिल्ली का प्रोजेक्ट अर्बन कम्युनिटी करके पूछेगा प्रश्न, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट कब हुआ है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो सिमिलर वर्ड्स वही याद रखना आप लोग। सर नागपाड़ा तो हम 84 बोला ना, तो ये तो बाद में आना चाहिए, ये से पहले आ रहा है। क्या हुआ, एक पाड़ा मिनट, तो फिर सबसे इटावा, नागपाड़ा तो लास्ट में आना चाहिए ना सर फिर। एक मिनट देख लेते हैं। इटावा की बात करते हैं तो इटावा जो आया है आपका लाया गया है कब, 19, इटावा वाला 1948, 1947। 47 है, 48 है, तो चर्चा हुई थी ना उसमें। नीलोखेरी की बात अगर मैं करूं तो नीलोखेरी का जो आया प्रोजेक्ट वो आया कब था, 1948। ये नीलोखेरी कब आया भाई, 1948 ही बताया ना मैंने। हाँ 1948, चाहे आप इसे आगे कर लीजिए, चाहे आप इसे आगे कर लीजिए, चलो ठीक है। अगर मैं नागापाड़ा की बात करता हूँ तो 1984 कर लीजिए इसका, और ये आ जाता है आपका 1958। हाँ भाई, यहाँ पर 1958 से पहले आना चाहिए था इसको, नागापाड़ा को। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करिएगा। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ नागापाड़ा नेबरहुड हाउस को लेकर, है ना, इसको देखकर मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, बाकी वर्ष जो है ये 3 सही हैं, नागापाड़ा वाले वर्ष में कन्फ्यूज़न लग रहा हो रहा है। ठीक है, उसको क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, बोलिए। जी सर। हाँ, शब्द सेट ऑन और सेट ऑफ। देखो, कर्मचारी को न्यूनतम वेतन का जो बोनस देना होगा, याद रखिएगा, बोनस जो देना होगा वो 8.33%, और ये लागू है हर कंपनी में बोनस भुगतान के अंतर्गत, है ना, अधिनियम के अंतर्गत ये लागू है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे, और ये मौद्रिक पुरस्कार, कहने का मतलब यही होता है इसका कि एक प्रकार से आप मौद्रिक पुरस्कार दीजिए, तो आप बोनस के रूप में दे रहे हैं उसको, है ना, तो ये हो जाता है। और ये आया कब था, 1965 में। ठीक है, 1965 में। मजदूरी भुगतान अधिनियम की बात करते हैं तो 1936। कारखाना अधिनियम के बारे में बात करें तो ये जो आता है आपका 1948, है ना। प्रावधान इसमें जो है 3 अध्याय और 4 अध्याय में दिया गया है इसका प्रावधान। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ये भी आता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है मैं आपको बता दूं, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 को, 1965 को ही बोला गया है सेट ऑन एंड सेट ऑफ पे। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बताइए जरा। अच्छा, और भी एक्ट आते हैं उसका भी ध्यान रखिएगा, जैसे श्रम अधिनियम से संबंधित कौन कौन सा अधिनियम है। औद्योगिक अधिनियम आता है, औद्योगिक नीति अधिनियम आता है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम आता है, मातृत्व लाभ आता है, कर्मचारी राज्य बीमा आता है, और जिसको आप कर्मचारी राज्य बीमा के साथ साथ आप भविष्य निधि अधिनियम की बात भी कर सकते हैं 1952 का। और आपका एक आता है ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1952, वो भी आप इसे याद रख सकते हैं। ये मजदूर वाले अधिनियम है ये सारे के सारे। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग। सामाजिक सुरक्षा के लिए भी अधिनियम है, जो है श्रमिक क्षतिपूर्ति संशोधन अधिनियम आ जाएगा आपका उसमें, प्रसूति लाभ अधिनियम आ जाएगा आपको उसमें। ठीक है, वेतन भुगतान अधिनियम आ जाता है उसमें। ठीक है, समझ तो याद रखा करें आप लोग, सामाजिक सुरक्षा में कौन कौन से अधिनियम आते हैं, श्रम अधिनियम कौन कौन से हैं, ये भी आप ध्यान रखा करें।
प्रश्न ये है 16 कह रहा है कि ओजोन की परत जो है वो अत्यधिक परावैंगनी किरणों को लगने वालों किरणों को लगने देने से जीवों का रक्षण होता है। अच्छा बताइए जरा, जो ओजोन परत है अगर अत्यधिक जो परावैंगनी किरणें हैं उसको लगने से जीवों को रक्षा करता है ओजोन परत, क्या परावैंगनी किरणें से, परावैंगनी किरणें से। जी सर। तो ठीक है, फिर सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरणीय परत में ओजोन छिद्र दक्षिणी ध्रुव पर, सागर पर अच्छा मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था इसके बारे में, अगर याद है एक बार मैंने बताया भी है आप लोगों से कि भाई अंटार्कटिका में क्या हो गया था, छिद्र हो गया था। नहीं पता, नहीं बताया, नहीं बताया, भूल जाते हो। हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। अभी लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन हुआ है ओजोन से लेकर, मैंने वहाँ पर बताया भी था, जिक्र भी किया था आप लोगों से कि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा खास कर, है ना। ठीक है भाई, चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। व्याख्या नहीं हो रही है यहाँ पर, है ना, अलग अलग फैक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से विवरण न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। अब जानते हैं, बताइए जरा, क्या विवरण न्याय के सिद्धांत पर आधारित है ये? बताइए। 3 भागों में डिवाइड किया गया, गांधी को लेकर, उदार को लेकर, न्याय को लेकर, तो भाई सिद्धांत को डिवाइड तो किया जा सकता है, सत्य है ये। और असमान अवसर जो होगा वो किशोर न्याय की उपलब्धि को धीमा कर देता है। हाँ सही बात है। और अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर ऑप्शन में, तो इसकी व्याख्या भी हो रही है, आप क्योंकि लगा के देखिए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मिलान करना है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। बताइए जरा, ये आपका एमिताई एटिजिनाई करके नाम आता है और यही सही है। मैंने आप लोगों को इससे संबंध में एक प्रश्न और भी आ चुका है और मैंने करवा रखा है आप लोगों से, इसका नाम बता रखा है, तो इसका इससे मैच करवा दो। अच्छा, यही जो प्रतीकात्मकता अंतःक्रिया है ये मार्गरेट मीड का है, और मैं आपको बोलूं इनका एक सहयोगी थे हर्बर्ट ब्लूमर। याद है आप लोगों को हर्बर्ट ब्लूमर का नाम? हर्बर्ट ब्लूमर ने सबसे पहले ये तैयार किया था, लेकिन मीड के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, 1969 में शिकागो के विश्वविद्यालय में हर्बर्ट ब्लूमर ने इसको तैयार किया था, प्रतीकात्मकता का सिद्धांत, और इसी को बोला था प्रतीकात्मकता बातचीत। और जब बातचीत कह दोगे आप लोग ना, तो नाम आ जाता है हर्बर्ट मिड। तो यहाँ पे मैं दोनों लोगों का नाम संयुक्त रूप से बोल रहा हूँ, ठीक है, संयुक्त रूप से बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो होता है, जब आ जाएगा आपका नाम, क्या नाम आ जाएगा? प्रतीकात्मकता बातचीत वाला, तो आप तुरंत, अंतःक्रिया का मतलब था बातचीत। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, जैसे कभी प्रश्न आ जाए द सेल्फ, मी एंड आई, द सेल्फ, बताइए जरा मुझे आप लोग, द सेल्फ, मी एंड आई, बताइए ये किसने दिया है? बोलिए। ये दिया है मिड, मिड, मिड द्वारा दिया गया है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की बात होगी तो भी जॉर्ज मिड का ही नाम आएगा, जॉर्ज मिड का ही नाम आएगा। लेकिन जॉर्ज हर्बर्ट का मिड तब आएगा जब प्रतीकात्मक बातचीत होगी। सर इन्होंने आई और मी का सिद्धांत किया था ना सर? हाँ, आई मी सेल्फ वही बात है, सेल्फ भी बोलो साथ में, द सेल्फ, है ना, वही है। ठीक है, तो आई एंड मी एंड सेल्फ, या माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, तब भी इन्हीं का नाम आ जाएगा। अच्छा, आई एम ओके, यू आर ओके,
तो थॉमस का नाम आ जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। और इन्होंने बताया था ये बातें कि प्रतीक बात हो रही है, प्रतीक वस्तुओं पर विशेष अर्थ लगाते हैं। ये कहते हैं कि अर्थों का निर्माण सामाजिक संपर्कों की प्रक्रिया में होता है, पुनर्निर्माण होता है, ऐसी प्रक्रिया, वही प्रक्रिया कहलाती है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया कहलाती है। और ये मार्गरेट मीड का है, मार्गरेट मीड। अच्छा, इसका नाम है मार्गरेट मीड, जॉर्ज मार्गरेट मीड, है ना, याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो मार्गरेट मीड आपको याद हो गया, बोलिए जरा एक बार। हाँ ठीक है, याद रखिएगा इसे। नौकरशाही मैंने आपको कई बार बताया है, नौकरशाही के बारे में, है ना। हाँ, प्रकारवाद में देखिए जरा, टालकाट पार्सन, मैंने इसके बारे में बताया है। तो करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए बताइए जरा, ABCD में से। बी ऑप्शन होगा तो। ओके, बी करेक्ट हो जाएगा आपका। विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत एक समान परिणाम उत्पन्न करने वाले माप को प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता क्या कहलाती है? विश्वसनीयता कहलाती है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, वैधता नहीं होगी, ना ही परिणाम ना ही पुनरावृत्ति संभाव्यता। ठीक है, परिणाम मतलब रिजल्ट होता है, वैधता का मतलब वैलिड टाइम तक, और पुनरावृत्ति का मतलब था रिपीटेशन करना प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो बाकी नहीं होंगे। जब एक समान परिणाम जो उत्पन्न होता है, ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी मैंने आप लोगों से अहम मनोविज्ञान के बारे में बात किया। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए जरा। सर मनोविश्लेषण से सिगमंड फ्राइड अन्ना फ्राइड हो जाएंगे इसका। ठीक है, मनोचिकित्सकीय सिद्धांत यहाँ पर आ गया, मनोचिकित्सकीय के बारे में। तो मनोचिकित्सका किसके बारे में हो जाएगा? बताइए। देखिए भाई, एक तो नहीं, वैगन तो आपका समस्या समाधान का सिद्धांत देगा। समस्या समाधान का तो हैमिल्टन होगा ना, समस्या समाधान तो हैमिल्टन है ना। नहीं, समस्या समाधान के बारे में नहीं, ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में बोलता है। ये समस्या समाधान के सिद्धांत में बेगन का आएगा, ये थेरेपी है, थेरेपी है, बेगन का नाम आएगा, थेरेपी बेगन का नाम आएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ए का 4 से यहाँ पर, बी के अगर मैं लगाता हूँ अन्ना फ्राइड को, बी से दूसरा आ जाएगा। चलो ठीक है, अन्ना फ्राइड सही है। मनोसामाजिक चिकित्सा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो एक बेगन हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है समस्या समाधान की प्रक्रिया, 4 बता दिया इसने। अच्छा, ये वाला सही जा रहा है, यानी थर्ड वाला है, यही ना सही होगा, बताइए जरा। चलो ठीक है, इसी को, हाँ ठीक है, फिर यही करो, सही है। सोशल वर्क और साइकोथेरेपी दिया था इसी ने, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। इसने दिया था एक साइको सोशल थेरेपी, ठीक बोल रहे हो आप लोग। और इसी के साथ साथ एक नाम आता है फ्लोरेंस होलिस का भी। फ्लोरेंस होलिस ने भी क्या बोला था 1964 में, केस वर्क ऑफ साइको सोशल थेरेपी। ठीक है भाई। फ्राइड के बारे में तो आपको पता ही है, उनके 2 बच्चे हैं, इना फ्राइड वगैरह, ये तो जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी को बोला था PST भी बोला जाता है। ठीक है भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी बोला जाता है इसी को। ठीक है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, हैमिल्टन का नाम। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर, बताइए जरा एक बार। बैगन फिर मनोसामाजिक चिकित्सा की थेरेपी देंगे, ये साइको सोशल चिकित्सा देंगे, साइको सोशल चिकित्सा देंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी जो देंगे वो देंगे हैमिल्टन।
हैमिल्टन देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट है। और समस्या समाधान उपगम पार्लियामेंट। समस्या समाधान पार्लियामेंट, हाँ ठीक। सामाजिक पार्थक्य किसका संकेतक है? इसको बोलते हैं रंग भेद संदर्भित। क्या बोला जाता है? रंग भेद संदर्भित। अब ए ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक भेदभाव। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। देखिए, रंग भेद नीति एक ऐसी है जो आप लोग जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद अल्पसंख्यक और गैर सफ़ेद बहुमत के बीच में संबंधों को नियंत्रित करता है। नस्ली अलगाव और राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ आर्थिक भेदभाव के जो बारे में मंजूरी या उसके बारे में जो चर्चा परिचर्चा करता है, वही आपका कहलाता है रंग भेद संदर्भित। ठीक है। सामाजिक भेदभाव वो भेदभाव होते हैं जहाँ पर मतलब बीमारी हो, दिव्यांगता हो, धर्म हो, यौन हो, अभिविन्यास हो, विविधता हो, किसी भी प्रकार का अन्य के उपायों के आधार पर जब आप उस व्यक्तियों के बीच में निरंतर असामान्यता के रूप में परिभाषित करते हैं तो वो कहलाता है सामाजिक भेदभाव। ठीक है, वो हो जाता है सामाजिक भेदभाव। प्रजातीय भेदभाव क्या होना चाहिए? प्रजातीय भेदभाव एक रूप से एक ऐसा भेदभाव है जब किसी को कम नैतिकता का विचार लिया जाए या आपसे ये कहा जाए अन्य कारणों के आधार पर आपने जानने की कोशिश कर रहे हैं, त्वचा का रंग, यौन वरीयता, लैंगिक क्रियाविधि, यह आपका कहलाता प्रजातीय भेद में। स्थान संबंधी या इसको बोला जाता है जो स्थानिक, तो ये बहुआयामी अंतर एक प्रकार से अंतरिक्ष के भीतर उत्तेजनाओं के स्थान का अंतर का पता लगाता है और विशिष्ट वस्तुओं का आकार बताता है, द्विनेत्रीय का उपयोग करता है और अगर मैं बात करूं तो आवास संकेतों का भी उपयोग करता है। तो स्थानिक संबंधित भेदभाव होता है वो। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। बी सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखिए जरा इस प्रश्न को बताइए, पेपर्स इन सोशल वर्क एमएस गोरे होंगे? सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एमएस गोरे होंगे? अरे गलत हो रहा है, देखो एक मिनट। एक मिनट। ये जो पेपर्स इन सोशल वर्क दे रहा है ये जी.आर. बनर्जी का होगा। सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एमएस गोरे का होगा, है ना। और यहाँ पर बात करूँ टूवर्ड्स अ फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, इसका नाम सुगत दास गुप्ता हो जाएगा। आइडियोलॉजी इन सोशल वर्क मुरली देसाई हो जाएंगे। अब लगा दीजिए सही। सी सर, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। यह पहचानने की असफलता की अवधारणा जो स्वयं परिदृश्य नहीं है वो क्या कहलाती है? देखिए, एक होता है परिस्थितिकी भ्रांति जिसको बोलते हैं पतन, एक प्रकार से आप इसे कह सकते हो पतन। ठीक है। तो सांख्यिकीय डेटा की जब व्याख्या एक औपचारिक गिरावट के रूप में देखा जाए या व्यक्तियों की प्रकृति के बारे में अनुमान लगाकर उसको घटाया जाए, जिसमें व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, वह आपका क्या कहलाएगा? इकोलॉजी फैलेंसी, जिसको आप बोलते हो परिस्थितिकी भ्रांति। ठीक है भाई, यह हो जाएगा आपका। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मूर्त निरूपण की भ्रांति क्या होगी? अस्पष्टता का भ्रम, जहाँ वास्तविक चीज़ नहीं है बल्कि केवल एक विचार है जो दूसरों को क्या कर रहा है? स्नेह दिखा रहा है। तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा आपका? मूर्त निरूपण की भ्रांति हो जाएगी वो।
सीमांकन, ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिखाइएगा। ओके। सीमांकन जो होता है, परिसीमन, जहां लोगों के नए परिसीमन पर सवाल उठाए जाएं, किसी चीज की सीमा तय करने की क्रिया की बात की जाए, वो परिसीमन हो जाएगा। आगमन, इसको बोलते हैं इंडक्शन, और इंडक्शन नई भर्ती किए बिना जो कर्मचारी होते हैं उनका स्वागत करने के लिए उनकी नई भूमिकाओं और कामकाजी वातावरण में समायोजित करने की जो प्रक्रिया होगी वो आपका इंडक्शन कहलाएगी। प्रश्न है आपका, नहीं होता है, तो जो नहीं होता है इसका सही जवाब बताइए जरा क्या होगा। मैं इंग्लिश भी दिखा देता हूँ एक बार, देखिए। देखो, जो फेनामिनन है, प्रकृति या समाज में एक तथ्य या घटना विशेष रूप से एक जिस पे पूरी तरीके से समझा ना जा सके, हम जिसे पूरी तरीके से समझे ना पाए, जैसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ज्वार के बारे में, जैविक प्रक्रियाओं के बारे में। अम्लीय वर्षा एक प्राकृतिक घटना नहीं है, अम्लीय वर्षा प्राकृतिक घटना नहीं है, ये तो पॉल्यूशन के कारण होता है ना। अम्लीय वर्षा किसी कारण होता है, पॉल्यूशन के कारण होता है ना। तो बताइए, परिस्थितिकी भ्रांति नहीं कहोगे आप इसे, इकोलॉजी तो फैलेसी ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे ना। क्या कहेंगे? फैलेसी ऑफ, नहीं, रिफ्लेक्शन तो नहीं, वो देखो मूर्त निरूपण की भ्रांति होती है जहां पे अस्पष्टता का भ्रम है, वहां पर भ्रम। प्रश्न कह रहा है असफलता की असाधारणा जो है, अवधारणा जो है वो स्वतः परिदृश्य नहीं हो रही है, मतलब आपसे नॉट पूछ रहा है, वो परिदृश्य नहीं हो रही है ना, उसके बारे में बोल रहा है। यहाँ पर आपको बता दूं मैं, ऑप्शन ए सही माना जाएगा। फेलेंसिया जो यहाँ पर इकोलॉजी फेलेंसी है ना, वो सही माना जाएगा। तो यहाँ पर ए होगा सही? ए ही सही होना चाहिए। नहीं होगा सर, सी इसलिए नहीं होगा, नहीं होना चाहिए तो फैलेसी होगा ना एक तरह से। ये तो जिस चीज की हमें भ्रांति हो रही है तो फैलेसी तो होगी फिर। देखिए प्रश्न कह रहा है, एक मिनट, अब देखिए, अभी तो आप समझ गए होंगे। अमूर्त चीज़ों को मैं एक चीज़ इसे बता सकता हूँ, रुक जाइए। देखो, यहाँ कह रहा अमूर्त निरूपण की, सॉरी मूर्त निरूपण की है, तो जो मूर्त निरूपण होगा उसकी जो भ्रांति होगी, तो मतलब एक प्रकार से जो चीज़ें दिख नहीं रही उसे दिखाकर उसकी भ्रांति को तो दूर किया जा सकता है। और यह पहचानने की असफलता बताओ आप, जो साधारण में परिदृश्य नहीं दिख रही है, मतलब परिदृष्टता के रूप में नहीं दिख रही है। हाँ सही कह रहे हो आप, परिदृश्य के रूप में नहीं दिख रही है, अमूर्त हो रहा है। ठीक है, जो दृश्य के रूप में दिख रहा है वो आपका अमूर्त है, जो नहीं दिख रहा है वो अमूर्त, जो नहीं दिख रहा है वो मूर्त है। नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये गलत, सी गलत है। हाँ, मैं उल्टा बोल दिया। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, जो दिखता है वो उसे मूर्त बोलेंगे, जो नहीं दिखता है उसे अमूर्त बोलेंगे, है ना। परिदृश्य नहीं हो रहा है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसका ए होगा तो ये सी होगा, फाइनल बताइए। फाइनल ए, क्योंकि हमें तो फैलेसी लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप लगा लीजिए फाइनल ए। आप गूगल भी कर लेना इसके गूगल भी देखो, वही बताएगा। क्योंकि इसमें सर मुझे अभी भी फैलेसी लग रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, गूगल कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर डाउट होगा तो उस पर लेकर स्क्रीनशॉट करने के लिए तो है ही है, ग्रुप बना है ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न बताइए कि जो नागर समाज संगठन सहभागी प्रजातंत्र है उसके प्रति योगदान करता है। ESO वही है, जो CSO है, CSO सिविल सोशल या सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति योगदान होता है। आप कहोगे यस होता है। और साधन संपन्न संघीय नेटवर्क सहभागी प्रजातंत्र की एक विशेषता होती है। बात ठीक है, करेक्ट दोनों है, इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट ले लीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर करिए जाए 25 क्वेश्चन नंबर, कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था।
1956। 1956। देखो यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ के.एम. पन्नीकर का, तो राज्य पुनर्गठन आयोग में 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश थे, उसमें 3 सदस्य थे। अफजल अली थे, अध्यक्ष थे उस समय, और एक थे हृदयनाथ कुजरू थे, और एक नाम था के.एम. पनिकर। ये 3 नाम थे, याद रखिएगा तीनों का नाम। 3 सदस्य थे उस समय, अफजल अली, हृदयनाथ कुजरू और के.एम. पन्नीकर। और यहाँ पर 2 नाम तो नहीं है, एक नाम मैच कर गया, मिला लीजिए। राज्यों का विलय बताइए, राज्यों का विलय। वल्लभ भाई पटेल। हाँ, सरदार पटेल की एक महान देन है उनकी कि छोटी बड़ी जो भी रियासत थे उनको भारतीय संघ में क्या कर लिया गया था, विलीनीकरण कर लिया गया था। और उन्हीं के आधार पर मैंने एक ट्रिक बनाया था। वल्लभ भाई पटेल क्या काम करते हैं, सहयोग। मैंने अभी आप लोगों को लास्ट में एक बार बताया था ना समिति के बारे में, ट्रिक के माध्यम से, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, सभी को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने का मतलब भागीदारी, मतलब सक्रिय भूमिका निभाया जाए, लोगों को क्या करा जाए, जोड़ा जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। अभी भूल जाते हो आप लोग, मैंने अभी लास्ट में बताया था, बताओ याद नहीं है आप लोगों को, ये ट्रिक के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो यहीं से आप इसको सोच लीजिए कि छोटी बड़ी जो भी रियासत थी उसको भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण कर दिया इन्होंने। 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना की है, 5 जुलाई 1947 को, ठीक भाई, 1947, ठीक भाई, 1947। भोपाल का विलय हुआ था सबसे अंतिम में, याद रखिएगा ये भी, ठीक है भाई। द्विभाषी राज्य के बारे में बात करिए, बताइए। 1953 में अनेक राज्यों की सीमा, भाषा, अन्य आधार पर पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था मोरारजी देसाई के। मोरारजी देसाई चौथे प्रधानमंत्री थे, पता है आप लोगों को, अपने देश के। जी सर। नगर राज्य के बारे में बात करें तो आप ये देखिए, ये थोड़ा सा बहुत डीप में चला गया। रोमन राज्य पूछ लिया इसने। रोमन राज्य की अगर मैं जिक्र करूं इसमें ना, तो ये यूरोप के एक रोम नगर था। उस रोम नगर में केंद्रित का एक साम्राज्य था, और उस साम्राज्य का विस्तार पूरे दक्षिण यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, नगर राज्य का समूह, ठीक है। तो ये इससे मैच हो जाएगा। कौन सा सही हुआ बताइए? 3 नंबर सर। 3 नंबर सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक देखे रहिए आप लोग। 25 के जो है आगे हम लोग कल कर लेंगे, है ना, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आज? अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन जो कन्फ्यूज़न था, उस कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट अगर लिया तो ठीक है, मैं भी उसे देख लेता हूँ अभी, ठीक है, कि कौन सा फैलेंसी ऑफ जिसको आप बोले थे मूर्त निरूपण की भ्रांति होगा कि परिस्थिति की भ्रांति होगा, वो वाला, ठीक है। बाकी तो क्लियर है भाई ना, किसी में कोई तो डाउट वगैरह तो है नहीं ना? बोलिए। सर इटावा वाले में है। किसमें? सर इटावा वाले प्रोजेक्ट वाले में। अच्छा, इटावा, ठीक है। 2 क्वेश्चन रह गए हैं डाउट वाले आप लोगों के। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है भाई। अभी मैं आप लोगों को कुछ PDF दे देता हूँ, उसको सीन कर लेना, और मैं भी उसको सीन कर लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ओके, बाय बाय सब।